अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम जमात हफ्तम की समाज इल्म किताब यानी सोशल स्टडीज़ से पहला सबक मुख्तलिफ़ अक़साम के नक्शों का मुतालिया या मुख्तलिफ़ नक्शों का मुशाहिदा, इस सबक के अहम पॉइंट जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी अहम है उन दोस्तों के लिए जो टी एस टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ख़ासतौर पर पेपर 1 और पेपर 2, जिनका मेथड बीएड में समाजी इल्म या कहें सोशल स्टडीज़ है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी मायने रखती है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाय किए हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपको जो नंबर नज़र आ रहा है, अगर कुछ डाउट है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल करने की ज़हमत ना करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस सबक से पहला पॉइंट आपके सामने ये रहा, बर्फ़ से ढका हुआ बर्रे आज़म है। दोस्तों, बर्फ़ से ढका हुआ बर्रे आज़म कौन सा है? दोस्तों, अगर आप बर्रे आज़म और बहरे आज़म क्या हैं नहीं जानते हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाएं, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। अगर आप उसको क्लिक करते हैं तो आपको बर्रे आज़म और बहरे आज़म क्या होते हैं उसके बारे में तफसील से उस वीडियो में बताया गया है, आप देखें। तो दोस्तों, इस सबक से पहला पॉइंट आपके सामने यही है कि बर्फ़ से ढका हुआ बर्रे आज़म कौन सा है? तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, अंटार्कटिका। दोस्तों, बर्फ़ से ढका हुआ जो बर्रे आज़म है वो अंटार्कटिका बर्रे आज़म है। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट इस सबक से आपके सामने ये रहा दोस्तों, सहारा रेगिस्तान वाक़ है। दोस्तों, ये पॉइंट काफ़ी अहम है कि सहारा रेगिस्तान कहाँ पर वाक़ है। दोस्तों, हमें क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि सहारा जो नाम है वो रेगिस्तान का नाम है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि सहारा रेगिस्तान कहाँ पर वाक़ है? तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, अफ्रीका यानी अफ्रीका के लीबिया में सहारा रेगिस्तान वाक़ है। दोस्तों, सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, अफ्रीका के लीबिया में मौजूद रेगिस्तान कौन सा है? तो जवाब हमारा रहेगा सहारा रेगिस्तान। या फिर सवाल ऐसा हो कि सहारा रेगिस्तान कहाँ पर वाक़ है, तो हमारा जवाब रहेगा अफ्रीका। यानी अगर रेगिस्तान का नाम दिया गया हो और कंट्री का नाम पूछा जा रहा है कि कौन सी कंट्री में वाक़ है, तो जवाब हमारा रहेगा अफ्रीका। अगर कंट्री का नाम दे दिया गया है, मुल्क का नाम दे दिया गया है, अब वहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि रेगिस्तान कौन सा है, तो जवाब हमारा रहेगा दोस्तों सहारा। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। इस सबक से अगला पॉइंट काफ़ी अहम है दोस्तों, इसको भी आप अच्छे से ध्यान में रखें। कर्नाटक के मगरबी घाट के या फिर मगरबी घाट में ये जंगलात पाए जाते हैं। दोस्तों, कर्नाटक के मगरबी घाट में कौन से जंगलात पाए जाते हैं जिसका जिक्र समाजी इल्म किताब के पहले सबक में किया गया है? दोस्तों, ये पॉइंट काफ़ी अहम है, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखें कि कर्नाटक के मगरबी घाट में कौन से जंगलात पाए जाते हैं। तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, सदाबहार जंगलात। यानी कर्नाटक के मगरबी घाट में सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। इस सबक से अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा दोस्तों, कोकाना साहिल वाक़ है। दोस्तों, कोकाना साहिल कहाँ पर वाक़ है, किस मुल्क में वाक़ है? तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, जनूबी अमेरिका के ब्राज़ील में वाक़ कोकाना साहिल या फिर कोकाना साहिल वाक़ है। दोस्तों, जनूबी अमेरिका के ब्राज़ील शहर में कोकाना साहिल वाक़ है। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, तबाई नक्शा इसको ज़ाहिर करता है या फिर करते हैं। दोस्तों, तबाई जो नक्शा होता है किस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं, किसको ज़ाहिर करते हैं? तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, मैदान, पहाड़, सतह मुर्तफ़ा वगैरह और मुख्तलिफ़ मकामात की बुलंदी को ज़ाहिर करते हैं। दोस्तों, जो तबाई नक्शा होता है वो मैदान, पहाड़, सतह मुर्तफ़ा और मुख्तलिफ़ मकामात की बुलंदी को ज़ाहिर करता है। ये तबाई नक्शे में बतलाया जाता है, तबाई नक्शे से या तबाई नक्शा इन चीज़ों को ज़ाहिर करता है। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। इस सबक से अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा दोस्तों, नक्शे में वो लकीर जो यकसा बुलंदी वाले मकामात को मिलाते हुए खींची जाती है। दोस्तों, नक्शे में वो लकीर जो यकसा बुलंदी वाले मकामात होते हैं उसको मिलाते हुए लकीर खींची जाती है, वो कौन सी लकीर होती है? दोस्तों, वो कौन सी लकीर है जो यकसा बुलंदी वाले मकामात को मिलाते हुए खींची जाती है, उस लकीर को क्या कहा जाता है? तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, हाईताई लकीरें या फिर इर्तिफाई खतूत, और अगर हम इंग्लिश में देखें कंट्रोल लाइन। यानी इर्तिफाई खतूत वो लकीर है जो यकसा बुलंदी वाले मकामात को मिलाते हुए खींची जाती है। दोस्तों, इर्तिफाई खतूत को हम हाईताई लकीरें भी कहते हैं और इंग्लिश में हम उसको कंट्रोल लाइन कहते हैं। जो इर्तिफाई खतूत, अच्छे से ध्यान में रखें कि इर्तिफाई खतूत वो लकीर है जो यकसा बुलंदी वाले मकामात को मिलाते हुए खींची जाती है। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। इस सबक से अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा दोस्तों, अगर ज़मीन की ढलान बुलंद हो तो हाईताई लकीरें होगी या फिर
इर्तिफाई खतूत होंगे। दोस्तों अगर ज़मीन की ढलान बुलंद हो तो हाइती लकीरें जो होती हैं या फिर इर्तिफाई खतूत जो होते हैं वो किस तरीके के होंगे? तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, करीब। दोस्तों हाइताई लकीरें जो होती हैं वो बेतरतीब होती हैं, जिनका दारोमदार ज़मीन की हद पर होता है और ये एक दूसरे को ख़ता नहीं करते। दो हाइताई लकीरों के दरमियान का फासला ज़मीनी मंजर पर मुनहसर होता है। अगर दोस्तों ज़मीन का ढलान बुलंद हो तो हाइताई लकीरें करीब होती हैं, करीब होंगे। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखें दोस्तों, अगर ज़मीन की पस्त हो तो हाइताई लकीरें होंगी। दोस्तों ज़मीन अगर पस्त हो तो हाइताई लकीरें, जो हाइती लकीरें हैं वो किस तरीके की होंगी? दोस्तों पिछले पॉइंट में हमने जाना कि अगर ज़मीन की ढलान बुलंद हो तो हाइती लकीरें जो होती हैं वो करीब होती हैं और दोस्तों दो हाइती लकीरों के दरमियान का फासला ज़मीनी मंजर पर मुनहसर होता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर सवाल ये है कि अगर ज़मीन अगर पस्त होती है तो हाइती लकीरें होती हैं वो किस तरीके की होंगी? तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, दूर। यानी अगर ज़मीन पस्त हो तो हाइती लकीरें जो होती हैं एक दूसरे से दूर होंगे। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। दोस्तों इस सबक से आखिरी पॉइंट आपके सामने ये रहा, सतह समंदर का औसत या उसे MSL, इसको हम मीन सी लेवल कहते हैं। दोस्तों इसको भी आप अच्छे से जहन में रखें, मीन सी लेवल से क्या मुराद है? तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों साइंसदानों ने समंदर के बुलंद और पस्त मद्दो जज़र का एक अरसे से लंबा मुशाहिदा किया, यानी एक लंबा अरसे तक उसका मुशाहिदा किया और उन्होंने एक औसत हिसाब लगाया जिसको समंदरी सतह का औसत मीन सी लेवल कहते हैं। यानी सतह समंदर पर बुलंद और पस्त मद्दो जज़र वाक़ होते हैं जो कभी मुस्तकिल नहीं रहते। तो दोस्तों उस अमल के नतीजे में सतह समंदर की बुलंदी में कमी बेशी वाक़ होती रहती है। उन बुलंदियों में दोस्तों सतह समंदर की बुलंदी या 0 मीटर की बुलंदी उसको कहते हैं और उस मसले के हल के लिए समंदर की सतह को वक्फे से एहतियात के साथ पैमाइश करके उसका औसत लेते हैं। और दोस्तों साइंसदानों ने उन बुलंदी और पस्त जो होती हैं वो मद्दोजज़र का एक लंबा अरसे तक मुशाहिदा करने के बाद उन्होंने एक औसती हिसाब लगाया जिसे समंदरी सतह का औसत या मीन सी लेवल कहा जाता है या फिर कहते हैं। तो दोस्तों ये थे 7वीं जमात की समाज इल्म किताब से पहले सबक के अहम पॉइंट जो मैंने आपके सामने रखे हैं। तो दोस्तों फिर हमारी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। दोस्तों फिर मैं आपसे एक मरतबा गुजारिश करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मैं आपके सामने बहुत दिनों के बाद हाजिर हुआ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम जमात हफ्तुम की समाज इल्म किताब से दूसरा सबक बारिश और दरिया सबक के अहम पॉइंट जानेंगे। दोस्तों अगर आप TS टेट प्लस DSC से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए या फिर TS टेट प्लस DSC सिलेबस से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए आप इस नंबर पर मैसेज करें। आपको TS टेट प्लस DSC से रिलेटेड ग्रुप में ऐड किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम बिना वक्त ज़ाय किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए इस सबक से पहला पॉइंट हमारे सामने ये रहा, ज़मीन का इतना फ़ीसद हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। दोस्तों पहला पॉइंट काफ़ी अहम है, इसको आप अच्छे से ज़हन में रखें कि ज़मीन का कितने फ़ीसद हिस्सा है जो पानी से घिरा हुआ है। तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, 71% हिस्सा। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ये ज़मीन है, यहाँ पर देखें 71% हिस्सा यानी 71% जो हिस्सा है वो पानी से घिरा हुआ है और जो 29% जो हिस्सा है वो ज़मीन है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ज़मीन के आतराफ यानी ज़मीन 71% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देखें परसेंटेज ऑफ वाटर ऑन अर्थ। तो चलिए दोस्तों और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तो दोस्तों ज़मीन का जो 71% हिस्सा है पानी से घिरा हुआ है। आप जैसा कि देख रहे हैं, अब 71% जो हिस्सा है पानी से जो घिरा हुआ है उसमें 97% जो हिस्सा है वो साल्ट वाटर है और जो 3% जो हिस्सा है वो फ्रेश वाटर है। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ज़मीन का जो हिस्सा है वाटर ऑन द अर्थ, ये ज़मीन आपको नज़र आ रही है और जो बाजू में जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ये पानी का ही हिस्सा है। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने या फिर अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, पानी का आबी बुखारात में तब्दील होने का अमल कहलाता है। दोस्तों पानी का आबी बुखारात में तब्दील होने का अमल क्या कहलाता है? तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, अमल तबखीर, इवापरेशंस।
इसको आप अच्छे से जहन में रखें कि पानी का आबी बुखारात में तब्दील होने का अमल तबखीर यानी अमल तबखीर इवापरेशन कहलाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर चाय है, चाय में दूध या फिर जो पानी था वो गर्म होकर आबी बुखारात में यानी भाप की शक्ल में कन्वर्ट हो रहा है। इसी अमल को हम कहेंगे इवापरेशन, अमल तबखीर। अब यूं ही याद रखें कि पानी का आबी बुखारात में तब्दील होने के अमल को इवापरेशन कहते हैं। अब वो तब्दील होने का अमल कैसे होगा? भाप की शक्ल में। उसके बाद देखें, आबी बुखारात का पानी में तब्दील होने का अमल कहलाता है। दोस्तों पिछले पॉइंट में हमने जाना कि पानी का आबी बुखारात में तब्दील होने का अमल क्या कहलाता है? अमल तबखीर या इवापरेशन। अब यहाँ पर सवाल यह है कि आबी बुखारात का पानी में तब्दील होना। पिछले पॉइंट में हमने जाना कि पानी का आबी बुखारात में तब्दील होने का अमल क्या कहलाता है दोस्तों? इवापरेशन। लेकिन यहाँ पर है कि आबी बुखारात का पानी में तब्दील होने का अमल क्या कहलाता है? तो जवाब आपके सामने ये रहा, अमल तकसीफ। यानी आबी बुखारात का, देखें, आबी बुखारात का पानी में तब्दील होने का अमल अमल तकसीफ, कंडेंसेशन कहलाता है। मिसाल के तौर पर आप एक फ्रिज में से बोतल निकालेंगे, बोतल जो होती है, बॉटल जो होती है, उसको निकालेंगे। निकाल कर कुछ देर रखने के बाद उसके यानी बॉटल के ऊपर आपको ऐसे मनाजिर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आप बॉटल में देखेंगे तो क्वांटिटी उतनी ही रहेगी, लेकिन बॉटल के ऊपर ये जो आपको मनाजिर देखने को मिलेंगे ये ही अमल तकसीफ कहलाते हैं। यानी फ़िज़ा में जो गैसेस होती हैं वो इस शय से टकराने के बाद इस शय को आबी बुखारात से पानी में कन्वर्ट करने के अमल को ही हम अमल तकसीफ कहेंगे। एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ेंगे। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, पानी के छोटे ख़तरे जो हवा में मौलिक होते हैं क्या कहलाते हैं? दोस्तों पानी के छोटे छोटे जो ख़तरे होते हैं जो हवा में मौलिक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो जवाब आपके सामने ये रहा, बादल। दोस्तों इसको आप अच्छे से जहन में रखें, ये काफ़ी अहम पॉइंट है, इसको आप अच्छे से जहन नशीन कर लें। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, पानी का आबी बुखारात बनना, बुखारात का ठंडा होकर बारिश की शक्ल में गिरना कहलाता है। दोस्तों पानी का आबी बुखारात बनना और बुखारात का ठंडा होकर बारिश की शक्ल में ज़मीन पर गिरना क्या कहलाता है? तो जवाब हमारे सामने ये रहा, वाटर साइकिल। तो इस अमल को हम वाटर साइकिल कहते हैं। और उसके साथ साथ आप ये भी जहन में रखें, वाटर साइकिल को हम हाइड्रोलॉजिक साइकिल भी कहते हैं। इसको आप अच्छे से जहन में रखें, वाटर साइकिल को हम हाइड्रोलॉजिक साइकिल भी कहते हैं। इसको आप अच्छे से जहन नशीन कर लें। आबी दौर को हम इंग्लिश में वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिक साइकिल भी कहते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों देखिए, इवापरेशन अमल तबखीर का अमल यहाँ से शुरू हो रहा है। भाप की शक्ल में यहाँ पर पानी उड़ रहा है और ये बादल में जा मिलता है। इसी तरीके से यही पानी बादल में जाता है, ठंडा होता है, ये प्रिसिपिटेशन की शक्ल में, तरसीब की शक्ल में फिर से पानी बरसता है और दोस्तों ये यहाँ पर कलेक्शन होता है। दोस्तों अच्छे से ध्यान में रखें कि पानी का आबी बुखारात बनना, बुखारात का ठंडा होकर फिर बारिश की शक्ल में गिरना ही वाटर साइकिल कहलाता है। जैसा कि आपको आसानी से समझने के लिए, जैसा कि देखें यहाँ पर पानी खड़ा है जो जमा हुआ है, वो इवापरेशन की शक्ल में, भाप की शक्ल में कंडेंसेशन में तब्दील होता है और यही पानी प्रिसिपिटेशन यानी ठंडा होने के बाद फिर से बरसना शुरू होता है। और दोस्तों यहाँ पर जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं ये भी ट्रांसपीरेशन यानी स्टोमेटा और पत्ते के ज़रिए, लीव्स के ज़रिए ये भी पानी का इखराज करते हैं। जो बादल बनते हैं कई हज़ार किलोमीटर का सफ़र तय करके बारिश बरसाते हैं, उसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है इवापरेशन यानी पानी का आबी बुखारात में तब्दील होना यानी भाप की शक्ल में उड़ना और वो कंडेंसेशन में तब्दील होना, उसके बाद प्रिसिपिटेशंस में यानी तब्दील होकर फिर से वही पानी बरसना, उसी को हम कहेंगे अमल आबी दौर या फिर वाटर साइकिल। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। उसके बाद देखें, आबी बुखारात का मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ज़मीन पर बरसने का अमल कहलाता है।
दोस्तों आबी बुखारात का मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ज़मीन पर बरसने का अमल क्या कहलाता है? तो जवाब आपके सामने ये रहा, अमल तरसीब। आप अच्छे से ज़हन में रखें कि आबी बुखारात का मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ज़मीन पर बरसने का तरीक़ा ही अमल तरसीब कहलाता है। इसको आप मिसाल के तौर पर समझेंगे तो हमको आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए देखें, तरसीब की शक्लें हैं। दोस्तों पिछले पॉइंट में हमने जाना कि तरसीब किसे कहते हैं। तरसीब हम उसे कहते हैं आबी बुखारात का मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ज़मीन पर बरसने का अमल अमल तरसीब कहलाता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पूछा जा सकता है कि तरसीब की शक्लें कितनी हैं, कौन सी हैं? तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, शबनम की शक्ल में और बारिश की शक्ल में, कोहर, अज़ला और ओले की शक्लों में ये ज़मीन के ऊपर बरसता है। इसी को हम तरसीब कहते हैं। यानी आबी बुखारात का मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ज़मीन पर बरसने का अमल अमल तरसीब कहलाता है। और ये अमल शबनम की शक्ल में, बारिश की शक्ल में, कोहर की शक्ल में, अज़ला और ओले की शक्ल में ज़मीन के ऊपर बरसता है। आप इसको अच्छे से ज़हन में रखें कि आबी बुखारात का मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ज़मीन पर बरसने का अमल ही अमल तरसीब कहलाता है। और आबी बुखारात का मुख्तलिफ़ जो तरीक़े हैं बरसने के, वो शबनम की भी शक्ल हो सकती है, बारिश की भी शक्ल हो सकती है, और देखिए कोहर, अज़ला और ओले की शक्ल में भी ये बरसता है। तो चलिए हम अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ेंगे। जैसा कि देखें, फ़िज़ा में मौजूद और ना दिखाई देने वाले बुखारात के आलात कहलाते हैं। यानी फ़िज़ा में मौजूद और ना दिखाई देने वाले जो बुखारात होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो जवाब आपके सामने ये रहा, रुतूबत। इसको आप अच्छे से ज़हन में रखें कि फ़िज़ा में मौजूद और ना दिखाई देने वाले जो बुखारात होते हैं उसको हम रुतूबत कहते हैं। जब हरारत और रुतूबत में इजाफ़ा होता है तो हमें बेचैनी महसूस होती है। आप गौर करे होंगे कि जब भी हमें गर्मी महसूस होती है, रुतूबत में इजाफ़ा हो जाता है तो हमें बेचैनी महसूस होती है और हमें पसीना आ जाता है। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए, गर्मी और रुतूबत की वजह से हमें पसीना आ जाता है, हम चिपचिपाहट महसूस करते हैं, उसको कहते हैं। देखिए पिछले पॉइंट में हमने जाना कि फ़िज़ा में मौजूद और ना दिखाई देने वाले बुखारात को रुतूबत कहते हैं। जब हरारत और रुतूबत में इजाफ़ा होता है तो हमें बेचैनी महसूस होती है। लेकिन यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि गर्मी और रुतूबत की वजह से हमें पसीना आता है, बेचैनी होती है और हम चिपचिपाहट महसूस करते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो जवाब आपके सामने ये रहा, हब्स। इसको आप अच्छे से जहन में रखें। तो चलिए इस सबक का आखिरी पॉइंट आपके सामने ये रहा, हवाएं जो बहरे अरब और खलीज बंगाल से सफ़र करते हुए बारिश लाती हैं उन्हें कहते हैं। दोस्तों इसको आप अच्छे से जहन में रखें कि हवाएं जो बहरे अरब और खलीज बंगाल से सफ़र करते हुए बारिश लाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उसे हम मानसूनी हवाएं कहते हैं। आप एग्ज़ाम्पल के ज़रिए यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर देखें, बहरे अरब और बे ऑफ बंगाल यानी खलीज बंगाल से जो हवाएं आती हैं वही मानसूनी हवाएं कहलाती हैं। और अगर हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें तो ये मानसूनी हवाएं सिर्फ गर्मा ही के मौसम में चलती हैं। इसको आप अच्छे से ध्यान में रखें कि अरब और बे ऑफ बंगाल से जो हवाएं आती हैं उसको हम मानसूनी हवाएं कहते हैं। ये हवाएं बहरे अरब और खलीज बंगाल से सफ़र करती हुई अपने साथ बारिश के बादलों को लाती है, उन्हें हम मानसूनी हवाएं कहते हैं। और ये हवाएं जुनूबी मगरिबी मानसूनी हवाएं भी कहलाती हैं। इसको आप अच्छे से ध्यान में रखें कि मानसूनी हवाएं और जुनूबी मगरिबी मानसूनी भी हवाएं कहलाती हैं। इस सबक का अगला पॉइंट देखिए, मानसूनी हवा इतने किस्म की होती हैं। दोस्तों मानसूनी हवा कितने किस्म की होती हैं? देखिए 2 किस्म की होती हैं, बहरे अरब और खलीज बंगाल। इसको आप अच्छे से ज़हन में रखें। तो चलिए फिर हमारी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।